Hello guys, my name is Ayush Kumar and I have a humble request to you that please like my video. तो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुमार और आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। हमने जूनियर गेट्स में भी इसके बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस आखिरकार होता कैसे है, इस फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है, ये किस पार्ट पे होता है, बेसिकली किस स्पेसिफिक पार्ट में होता है ये प्लांट पे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस जो शब्द है ये दो शब्दों को मिला के बना है, जो कि है फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग समथिंग, किसी चीज को सिंथेसाइज करना, राइट। तो इसका पूरा वर्ड का मतलब हो गया मेकिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ लाइट, रोशनी की मदद से किसी चीज को बनाना। अब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या बनता है। ये बेसिकली प्लांट का खाना बनता है, जो कि सिंपली ग्लूकोज होता है और इसको ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं सिंपल विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होने के लिए बेसिकली जो चार रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, वो चीज होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए। तो दोस्तों जो इसके चार बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो है CO2, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, फिर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, जिसके कारण वो ग्रीन दिखते हैं, राइट। और एट लास्ट सनलाइट, क्योंकि सनलाइट तो बहुत ही बेसिक चीज है, क्योंकि इसके नाम में ही फोटो आ रहा है, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट तो इंपॉर्टेंट है ही ना, तो सनलाइट। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक रिक्वायरमेंट्स, CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस है होता कहां है। तो दोस्तों बेसिक बोले तो जो ये फोटोसिंथेसिस है ये लीव्स में होता है, ठीक है। लेकिन और डेप्थ में जाएं तो लीव्स का अब हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों लीव्स के डायग्राम में क्या है, ये देखो, ये हो गया। तो दोस्तों ये बेसिक एक डायग्राम हो गया लीव्स का, ठीक है, कि लीव्स में बेसिकली होता क्या है अंदर। तो दोस्तों ये जो है सबसे ऊपर ये क्यूटिकल है, राइट, जो कि एपिडर्मिस के ऊपर जो कोटिंग होती है वैक्स प्रूफ, मतलब जो वैक्स की जो कोटिंग होती है वो क्यूटिकल कहते हैं, जिसको क्यूटिन भी कहते हैं। तो वही है ये, ठीक है दोस्तों। अब इसकी ये जो क्यूटिकल की जो लेयर है उसके अंदर जो एक सेल्स की जो लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, राइट, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, हमने 9th में पढ़ा था। ये एपिडर्मिस हो गया। अब दोस्तों ये जो है ये जो सेल्स है इन सेल्स को पैरासाइट मेसोफिल्स कहते हैं, ठीक है, ये सेल्स को। इन सेल्स को पैरासाइट मेसोफिल सेल्स कहते हैं, ठीक है, और इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये जो डॉट डॉट है वो मैंने क्लोरोफिल दिखाया है। और ये जो नीचे जो ऐसे टेढ़े कुबड़े सेल्स है ना, इनको स्पोंजी मेसोफिल्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और अब ये जो नीचे वाली लेयर है वो भी एपिडर्मिस की है, क्योंकि लीव्स में या बेसिकली किसी भी प्लांट के पार्ट में अपर और लोअर जो दोनों साइड्स होती है, जो दोनों को प्रोटेक्ट करती है, वो एपिडर्मिस होती है, राइट, हमने 9th में पढ़ा था।
और ये जो मैंने आपको गैप दिखाया यहाँ पे, वो गैप और कुछ नहीं है, वो गैप स्टोमेटा है, ये गैप। ठीक है, ये गैप स्टोमेटा है, जहां से जो CO2 है वो अंदर जाता है, O2 जो बाहर, जो O2 जो एक प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस से बनता है वो बाहर आता है, और ट्रांसपिरेशन भी स्टोमेटा की सहायता से ही होती है। तो दोस्तों ये हो गया लीफ का जो डायग्राम है। सबसे पहले हमारा क्यूटिकल हो गया, उसके अंदर हमारा एपिडर्मिस हो गया, और नीचे से भी हमारा सबसे पहले क्यूटिकल हो गया, और उसके ऊपर हो गया हमारा एपिडर्मिस। और ये जो एपिडर्मिस की जो दोनों प्रोटेक्टिव लेयर्स है ना, इन दोनों प्रोटेक्टिव लेयर्स के बीच में हमारे मीसोफिल सेल्स होते हैं, और बेसिकली यही वो मीसोफिल सेल्स होते हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और जो ये हमारी गैस होती है जैसे कि CO2, O2, ये सब जो गैस का जो अंदर आना बाहर जाना, ये सब को कंट्रोल करता है ये छोटे छोटे जो ओपनिंग्स बने होते हैं लीव्स के, ये नीचे वाले सरफेस पे होते हैं। ठीक है, और लीव्स के वो नीचे वाले सरफेस पे जो छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि ये जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा कैसे दिखता है और स्टोमेटा का फंक्शन क्या है बेसिकली। तो दोस्तों स्टोमेटा को अगर मैं इनलार्ज करके देखूं तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, एक फ्लावर की टाइप का दिखता है बेसिकली। ठीक है, ये जो इसके आसपास में जितने भी सेल्स है ना, ये इसके मतलब एक उसको सपोर्ट करते हैं सेल्स। ठीक है, ये इसको सपोर्ट करते हैं ताकि ये आगे अच्छे तरीके से काम कर सके। बेसिकली इसके आसपास जो सेल है वो क्या है, वो एपिडर्मिस ही तो है ना, क्योंकि ये जो है हमारा स्टोमेटा है, इसके आसपास जो सेल है ये सब हमारे एपिडर्मिस हो गए। ठीक है, और ये जो सेल होता है इसको गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गार्ड करता है, ये कंट्रोल करता है वाटर की मूवमेंट को, और मतलब की सॉरी गैस के मूवमेंट को वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, मतलब ये जो गार्ड सेल होता है ना, इसके अंदर पानी जो है वो भर सकता है, और ये पानी को लूज भी कर सकता है, और इसी पानी के जो कॉन्सेंट्रेशन से ना ये अपने अंदर जो गैस जो है, गैस का अंदर आना बाहर जाने को रेगुलेट करता है। कैसे करता है हम समझते हैं। जब इसके अंदर पानी भरा रहता है तो ये स्वेल अप हो जाता है। ठीक है, तब ये जब मान लेते हैं कि ऐसे मान लो कि दो यहाँ पर गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, अब जब उनके अंदर पानी भरा रहेगा तो वो स्वेल अप हो जाएगा, और जब वो स्वेल अप हो जाएगा ना तो फिर बीच में जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वो खुल जाएगी, और गैस जो है अंदर बाहर जा सकती है लीफ से। ठीक है, और जब इसमें से पानी निकल जाता है तब ये जो ऐसे जो स्टोमेटा है ना, ये ऐसे पिचक जाता है, और जब ये स्टोमेटा ऐसे पिचक जाएगा ना तब इसकी जो ओपनिंग होगी बीच की, ओपनिंग बंद हो जाएगी। अगर ओपनिंग बंद हो जाएगी तो जो गैस का अंदर आना बाहर जाना है वो भी बंद हो जाएगा, यानी कि जो ये दरवाजा था गैस का वो बंद हो जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने समझ लिया ये कि फोटोसिंथेसिस के बेसिकली जो कैसे होता है वो मीसोफिल्स में होता है। अब हम और स्पेसिफिक जाएंगे कि मीसोफिल्स में भी कहां पर होता है। तो दोस्तों मीसोफिल्स में भी जो हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्लांट सेल्स में, तो उन्हीं क्लोरोप्लास्ट पे होता है ये फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही तो क्लोरोफिल होता है, जो कि थर्ड बेसिक रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए आफ्टर CO2 एंड H2O, राइट। तो दोस्तों अब हम क्लोरोप्लास्ट की एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं कि वहां पर क्या क्या होता है क्लोरोप्लास्ट पे, और क्लोरोप्लास्ट में ये फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, राइट। दोस्तों हमने 9th क्लास में भी क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम पढ़ा था, तो लेट्स रिकॉल। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन, ये है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, राइट। ये जो हमारा है, ये एक पर्टिकुलर जो यूनिट है इसका, उसको थैलापॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा स्टैक है
उसको हम ग्रेना बोलते हैं। एक को ग्रेना बोलते हैं, और अगर हम प्लूरल में देखें तो एक को ग्रेनम बोलते हैं, अगर हम प्लूरल में देखें तो ग्रेना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा थाइलाकोइड्स, राइट। अगर हम इसको पूरा टोटल देखें तो वो हो गया हमारा ग्रेनम। ठीक है, ये हमारा थाइलाकोइड्स हो गया, एक पर्टिकुलर सिंगल यूनिट। ठीक है, और अगर हम पूरा स्टैक देखें, 1 2 3, उसमें बहुत सारा होता है, उस पूरा स्टैक को अगर हम देखें तो वो ग्रेनम कहलाता है, ग्रेनम। ठीक है, ये हो गया हमारा जो होता है इसके अंदर जो लिविंग मटेरियल होता है। ठीक है, जिसको बेसिकली क्या कह सकते हैं, ये होगा हमारा इसका जो लिविंग मटेरियल होता है, राइट। तो दोस्तों हमने देखा कि ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये हमारा ग्रेनम हो गया, ये हमारा थाइलाकोइड्स हो गया, ये हमारा इनर जो मेम्ब्रेन है, और ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, और बेसिकली ये जो है हमारा, ये हमारा स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, ये जो हमारा स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस का पूरा, जहां पर वो होता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लीव्स के जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, उन मीजोफिल सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वहां पर होता है। अगेन, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, उन लीव्स के जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, जो कि दोनों एपिडर्मिस के बीच में होते हैं, और उसमें भी जो ये क्लोरोप्लास्ट नाम की जो ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसके अंदर होता है, राइट। तो अब हम इसके मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं कि आखिरकार ये फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, क्या प्रोसीजर है फोटोसिंथेसिस करने का। तो दोस्तों जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये 2 फेज में डिवाइडेड है। सबसे पहला हमारा लाइट फेज और दूसरा डार्क फेज। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला फोटोसिंथेसिस में हमारा लाइट फेज होता है, फिर उसके बाद हमारा डार्क फेज होता है। तो दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है, लाइट फेज का मतलब जहां पर लाइट की रिक्वायरमेंट हो, लाइट जहां पर जरूरी हो। ठीक है, और डार्क फेज का मतलब जहां पर लाइट की कोई रिक्वायरमेंट ना हो, लाइट वहां पर जरूरी नहीं हो। ठीक है, तो लाइट फेज हम देखते हैं, लाइट फेज में क्या क्या चीजें होती हैं। तो दोस्तों लाइट फेज में सबसे पहली चीज तो होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, जो कि कौन करता है, हमारे जो ग्रैनम हमने पढ़े थे ना, उन ग्रैनम में जो क्लोरोफिल जो होता है, बेसिकली जो क्लोरोफिल होता है ना, वो ग्रैनम में ही होता है। तो वो जो क्लोरोफिल होता है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट को, जो कि सबसे पहले एब्जॉर्ब होना जरूरी है, क्योंकि हम इस फोटोसिंथेसिस में कर क्या रहे हैं, सनलाइट में जो ये सोलर एनर्जी है ना, उस सोलर एनर्जी को ही तो हम फूड एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो फिर सबसे पहले हम लाइट फेज में क्या करते हैं, जब जो प्लांट सबसे पहले लाइट फेज में क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले लाइट फेज में एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होता है। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि सनलाइट तो हमने एब्जॉर्ब कर लिया, जो पहला रिक्वायरमेंट था फोटोसिंथेसिस का सनलाइट, वो हमने कंप्लीट कर लिया, हमने एब्जॉर्ब कर लिया। किसने एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल ने। अब जो दूसरा रिक्वायरमेंट है जो कि वाटर है, H2O, अब उसकी बारी आई। अब वाटर दोस्तों आता कैसे है लीव्स के पास, लीव्स में हम जब प्लांट्स में हम सोइल में वाटर डालते हैं, राइट, वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, फिर वो जो वाटर होता है वो रूट्स जो होते हैं सकअप कर लेते हैं, वो सोख लेते हैं, और रूट से होते हुए वो जाइलम में जाता है पानी, और वो जाइलम जो हमने 9th में पढ़ा था, जो कि एक कंडक्टिव टिश्यू है, वो उस पानी को कंडक्ट करता है लीव्स का। ठीक है, और लीव्स में भी आपने देखा है, मतलब कभी देखना, तो लीव्स में भी काफी सारे वेन्स होते हैं, पतले पतले, तो बेसिकली वही वेन्स होते हैं, जाइलम के वेन्स होते हैं, कुछ तो फ्लोएम के वेन्स भी होते हैं। तो उन्हीं जाइलम के वेन्स से जो पानी होता है वो रूट से लीव्स तक आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पानी जो है वो अब लीव्स तक पहुंच चुका है। तो अब क्या होता है कि पानी का फोटोलिसिस होता है, फोटोलिसिस। ठीक है, पानी का फोटोलिसिस होता है। तो दोस्तों फोटो का मतलब क्या है, लाइट,
ठीक है। और लिसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना। किसी चीज को तोड़ने को लिसिस कहते हैं, तोड़ना, या फिर कह सकते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो फोटोलिसिस होता है लाइट के द्वारा पानी को तोड़े जाने को कहते हैं, मतलब कि पानी का ब्रेकडाउन जब होता है लाइट के द्वारा तो उसको फोटोलिसिस कहते हैं। और ये लाइट कहां से आती है? वो जो क्लोरोफिल ने जो लाइट एब्जॉर्ब की थी ना, वही वो लाइट होती है। वो जो क्लोरोफिल के द्वारा जो एब्जॉर्ब की हुई लाइट थी वो अब पानी को ब्रेक डाउन करती है, और इसी को कहते हैं फोटोलिसिस, यानी कि लाइट के द्वारा वाटर का ब्रेक डाउन होना इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस। ठीक है। तो अब फोटोलिसिस की एक इक्वेशन होती है, तो हम इक्वेशन को पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें होता क्या है? बेसिकली जो वाटर होता है, वाटर, ये जो वाटर होता है ना, ये वाटर हमारा दो बेसिकली भागों में टूट जाता है। ठीक है। एक होता है हमारा H आयंस, हाइड्रोजन के सबसे पहले तो आयंस बनते हैं, फिर दूसरा हमारा होता है ऑक्सीजन। ठीक है। तो जो हमारा वाटर होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में, जब क्लोरोफिल के अंदर होता है, वो सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में वो वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन आयंस में टूट जाता है और ऑक्सीजन में टूट जाता है। एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ हाइड्रोजन आयन है। तो दोस्तों आपने एक बात सोची कि जो H2O है वो जब हाइड्रोजन आयंस में टूट रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स भी निकल रहे होंगे, राइट? तो इस हाइड्रोजन आयन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा जो रिएक्शन है। ठीक है। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, इधर 2 है, इधर भी 2 कर लेते हैं, तो 2 2 या 4। ठीक है। तो इधर भी 4, और अगर 4 आयंस है हाइड्रोजन की तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे उनमें से, राइट? तो ये हो गई हमारी फोटोलिसिस का इक्वेशन। ठीक है। जिसमें 2 मोल्स होते हैं वाटर के, वो टूट जाते हैं, 2 मोल्स कह लेते हैं या फिर 2 मॉलिक्यूल्स कह लेते हैं। तो बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स वाटर, 4 मॉलिक्यूल आयन, बेसिकली 4 आयन, 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में टूट जाता है। और जो ये ऑक्सीजन है ना, यही ऑक्सीजन बाहर रिलीज आउट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो बाद में जाकर ऑक्सीजन देता है। तो यही ऑक्सीजन होता है जो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट्स में जो निकलता है ना फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन, वो यही हमारा पानी से ही निकलता है वो। ठीक है। तो ये रिलीज आउट। ठीक है। तो यही ऑक्सीजन बाहर रिलीज आउट हो जाता है, जो कि बाहर जब स्टोमेटा से कैसे रिलीज होगा, स्टोमेटा से रिलीज होगा, राइट? तो ये होगा हमारी फोटोलिसिस की सिंपल इक्वेशन। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड चीज होती है लाइट फेज में, वो होता है एसिमिलेटरी एनर्जी प्रोडक्ट्स का बनना। ठीक है। एसिमिलेटरी एनर्जी प्रोडक्ट्स और कुछ नहीं होते, बेसिकली वो जो होते हैं ना, ये जो फोटोसिंथेसिस है उसको एक एंजाइम की तरह काम करते हैं, उसको एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और उसको और बूस्ट करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं ताकि आगे रिएक्शंस हो पाए। क्योंकि केवल पानी का हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में टूट जाना और लाइट का एब्जॉर्ब हो जाना ही थोड़ी होता है फोटोसिंथेसिस। खाना भी तो बनना जरूरी है, और खाना बनने के लिए एनर्जी को लाना जरूरी है ना, तो वो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है लाइट फेज में, जो कि थर्ड स्टेप है इसका। फॉर्मेशन ऑफ ADP and NADPH, राइट? तो दोस्तों NADPH, ठीक है, और ADP ये हमारे एसिमिलेटरी पावर प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बनते हैं ड्यूरिंग द लाइट फेज। ठीक है। तो ADP क्या है और NADPH क्या है? तो दोस्तों ये ADP और NADPH जैसा कि मैंने आपको बताया सिंपल केमिकल्स होते हैं जो कि एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं
इस और कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और इस फोटोसिंथेसिस में जो आगे रिएक्शंस होने वाली है उसको पावर देते हैं ताकि खाना बन सके, राइट। अब हम इसके पीछे भी एक केमिकल इक्वेशन होता है उसको स्टडी करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो ये एडीपी पे चलते हैं, सॉरी एडीपी नहीं है, एटीपी होता है ये। दोस्तों एसिमिलेटरी जो पावर प्रोडक्ट्स थे वो हमारे एटीपी और एनएडीपीएच है, राइट। तो एडीपी और एनएडीपीएच के पीछे अब केमिकल इक्वेशंस भी है कि वो कैसे बने, तो उसको स्टडी करते हैं। तो दोस्तों एटीपी कैसे बना, एडीपी प्लस पी गिव्स अस एटीपी, राइट। एडीपी क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, हमने 9th में ही पढ़ा था। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है इसके अंदर, किसके अंदर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये फॉस्फोरस किसके अंदर होता है, ये बेसिकली हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो जब ये सारे प्रोसीजर हो जाते हैं यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो जाता है क्लोरोफिल के द्वारा, जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाता है सनलाइट के द्वारा, फिर उसके बाद जो क्लोरोफिल के अंदर जो एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और जो फॉस्फोरस था वो आपस में मिल जाते हैं और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं। और ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये एनर्जी रिच है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिच केमिकल है ये, क्योंकि जब ये एटीपी जो है वापस एडीपी और प्लस पी पे जब टूटता है ना तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी जो रिलीज करता है अपने साथ। ये हमने 9th में ही पढ़ा था एटीपी के बारे में, इसको करेंसी भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, राइट। अब हम एनएडीपीएच को देखते हैं दोस्तों। ये सबसे पहले होता है हमारा एनएडीपी, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर एडीपी के साथ साथ यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ साथ एनएडीपी भी होता है, ठीक है। और ये जो एनएडीपी होता है ये हमारा जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ था तो उसके साथ ऑक्सीजन निकला था, उसके प्रोडक्ट में ऑक्सीजन निकला था और ऑक्सीजन के साथ साथ चार हमारे आयंस निकले थे। 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के हमने अगर फोटोलिसिस करवाए थे क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो उससे चार हमारे आयंस निकले थे, हाइड्रोजन आयंस, और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, ठीक है। तो वो जो हाइड्रोजन आयंस थे और जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिल गए और उन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोजन। और वही जो एनएडीपी के साथ H बन के जुड़ गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि एनएडीपी जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहले से ही था, हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स जो कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान निकला, वो तीनों आपस में मिलकर एनएडीपीएच बना लिए। ये जो बेसिकली हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में मिलकर इन्होंने H बनाया, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स और जो आयंस है वो दोनों और जो ये कैटायन है वो दोनों आपस में मिल गए और उन्होंने H जो बनाया यानी कि हाइड्रोजन बनाया। और ये जो हाइड्रोजन है ये एनएडीपी के साथ मिल गया और एनएडीपीएच बनाया। और आखिर में जो ये एनएडीपीएच और जो ये एटीपी है ये हमारे एसिमिलेटेड पावर प्रोडक्ट्स बन गए लाइट फेज के दौरान, ठीक है। और अब ये जो है आगे जो रिएक्शंस होंगे उनको पावर देंगे, उनमें एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। दोस्तों अब हमारा लाइट फेज बेसिकली कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब हम डार्क फेज के ऊपर चलते हैं। लेकिन डार्क फेज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि लाइट फेज के दौरान ना एक चीज और होती रहती है जो कि होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। ये सब जो चलता रहता है, ठीक है, सनलाइट एब्जॉर्ब होती रहती है, वाटर का फोटोलिसिस साथ साथ होता रहता है, ठीक है, और एटीपी और एनएडीपीएच साथ साथ ही बनते रहता है। लेकिन इन सब को होते रहने के साथ साथ एक काम और होता है लाइट फेज में जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। क्योंकि दोस्तों रात में तो जो हमारा स्टोमेटा है वो खुला तो रहेगा, लेकिन रात में जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 तो अंदर ले नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि जो CO2 का जो मेजर काम होता है वो लाइट फेज में तो स्टार्ट नहीं होता है, CO2 का जो मेजर काम होता है वो डार्क फेज में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लेकिन जो प्लांट्स है वो रात में तो CO2 ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि रात में वो CO2 को छोड़ते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं, तभी तो उनको एनर्जी मिलती है। क्योंकि सिर्फ खाना बनना ही सिर्फ खाना बनना ही थोड़ी होता है, वो खाना जब तक रेस्पिरेशन के थ्रू नहीं गुजरेगा, वो जब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगा उसका, तब तक वो एनर्जी में तब्दील नहीं होगा। तो जो खाना बनता है ना सुबह, वो रात में प्लांट्स उसको रेस्पिरेशन में डालते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं उसका, ठीक है, फिर उसके बाद वो एनर्जी देता है।
तो रात में तो वो CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, तो रात में तो वो CO2 ले नहीं सकते क्योंकि रात में CO2 छोड़ते हैं। तो इसीलिए लाइट फेज जब चल रहा होता है तो साथ साथ ही प्लांट्स CO2 को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और एब्जॉर्ब कहां करते हैं? स्ट्रोमा में। ठीक है, हमने ग्रैनम पढ़ा था जो स्टैक लाइक होता है थैलाकॉइड्स के, और जो पीछे लिक्विड होता है ढेर सारा आगे पीछे, उसको स्ट्रोमा कहते हैं, और वहीं पर CO2 एब्जॉर्ब होते रहता है लाइट फेज के दौरान ही। ठीक है, तो CO2 एब्जॉर्ब हो गया। अब सबसे काम जो बेसिक काम होता है अब इसके बाद डार्क फेज का, वो जो CO2 होता है उसको ATP, NADPH और एक और एंजाइम है उसके साथ मिलाकर खाना बना देता है। ठीक है, देखते हैं क्या उसकी इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करता है कि CO2 को इन सब के साथ मिलाकर खाना बना देता है। ठीक है, मेक्स फूड with CO2 and ATP, NADP, एक्सेट्रा। ठीक है, खाना बना देता है। तो अब हम देखते हैं कि खाना कैसे बनाता है। उसके लिए हम इसकी केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। दोस्तों होता क्या है, सबसे सिंपल कि 6CO2, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो मिलते हैं 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, 18 मॉलिक्यूल्स ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि यहां लाइट फेज में बना था हमारा। ठीक है, उसके साथ मिलते हैं, और साथ ही मिलता है हमारा 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। ठीक है, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH, और साथ ही एक और कैटलिस्ट भी इसमें जुड़ता है, जो कि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, ठीक है, 6CO2, 18 ATP, 12 NADPH, 6 RUBP। ठीक है, 6CO2, 18 ATP, 12 NADPH और 6 RUBP, जब ये चारों के चारों आपस में मिल जाते हैं तब खाना बनता है C6H12O6। ठीक है, अब ये जो ATP है, ये ATP टूट जाता है, और टूट के क्या बनता है? ADP प्लस फॉस्फोरस। ठीक है, 18 ADP प्लस 18 फॉस्फोरस। ठीक है, ये जो 18 ATP था ये टूट जाता है 18 ADP और 18 फॉस्फोरस में। तो फिर आपको लगा होगा कि ये 18 ATP को अगर टूटना ही था तो ये बना क्यों? बहुत सिंपल आंसर है दोस्तों, क्योंकि ATP जो है वो बहुत ही एनर्जी रिच होता है। ठीक है, अब जब ये टूटता है ना तो बहुत एनर्जी सप्लाई करता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो ATP और NADPH है ये एनर्जी को ही सप्लाई करेंगे आगे वाले रिएक्शंस में, ताकि आगे जो रिएक्शन है खाना बनने का वो हो पाए। तो बेसिकली वही तो ये कर रहा है। जो 18 ATP है ये टूट कर 18 ADP और 18 फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ साथ बहुत सारा एनर्जी निकाल रहा है, और जिसके कारण ये खाना बन पा रहा है। राइट, सो 18 ATP 18 ADP प्लस 18 फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। जो 12 NADPH है वो हमारा 12 NADP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो हमारा 12 NADPH था वो हमारा 12 NADP में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो हमारा हाइड्रोजन था ना वो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। 12 NADPH का मतलब क्या है कि 12 की N जो है वो भी 12 है, B जो है N जो है वो भी 12 है, A जो है वो भी 12 है, B जो है वो भी 12 है, P जो है वो भी 12 है, और H जो है वो भी 12 है। तो हमने 12 NADPH जो था उसमें से जो हमारा 12 NADP था जो कि ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है वो तो हमने बाहर निकाल लिया, लेकिन जो 12H जो था जो कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान हाइड्रोजन निकला था उससे बना था, तो वो जो 12H है उसको हमने ये खाने में H12 में ले लिया। तो इसलिए हमने यहाँ पर अलग से H12 नहीं लिया। ठीक है, 12H हमने अलग से यहाँ पर प्रोडक्ट्स में नहीं लिखा, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी खाने में लिख दिया है, ग्लूकोज में लिख दिया है। राइट, और ये जो 6 RUBP था, ठीक है, ये जैसे हमने रिएक्टेंट्स में यूज किया था, प्लांट्स में जैसे इसमें रिएक्टेंट्स में यूज किया था, वैसे ही वो सेम टू सेम प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। उसका कुछ नहीं होता है, वो बस एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, रिएक्शन को और फास्ट करता है। राइट।
ठीक है। 6 RUBP सेम जैसा था वैसे ही आ गया, वो बस एक कैटलिस्ट था जो कि रिएक्शन को उसने फास्ट किया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जाके देखते हैं कि इतना लंबा प्रोसीजर है खाना बनने का। और दोस्तों अभी तो सिर्फ खाना ही बना है, अभी तो सिर्फ ये 6C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज है, अभी सिर्फ यही बना है। अभी ये जो ग्लूकोज है ये तरह तरह के चीजों में कन्वर्ट होता है, जैसे कि स्टार्च वगैरह में कन्वर्ट होता है, प्लांट्स में भी होता है ना, तो ये इसका स्टार्च में भी कन्वर्जन होता है। फिर इसके बाद ये जो स्टार्च और बेसिकली जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर फेंकते हैं। ऑक्सीडेशन जब उनका होता है तब बेसिकली एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो यही तो बस खाना निकला यहाँ तक, यहाँ तो बस अभी खाना ही निकला है, अभी खाना का ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों हमने जाना कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस के बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस बेसिकली कहां पर होता है, कौन से सेल्स में होता है और उस सेल्स के अंदर कौन से सेल ऑर्गेनल में होता है। हमने ये भी जाना कि उस सेल ऑर्गेनल के अंदर फोटोसिंथेसिस होने का क्या प्रोसीजर होता है, वो कैसे कैसे होता है। हमने जाना कि ये लाइट फेज और डार्क फेज में डिवाइडेड है। हमने ये भी जाना कि लाइट फेज में बेसिकली सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, वाटर का फोटोलिसिस होता है और एसिमिलेटरी प्रोडक्ट्स जो कि एटीपी और NADPH है वो बनते हैं। ठीक है, फिर हमने जाना कि डार्क फेज में क्या होता है। डार्क फेज में बेसिकली जो CO2 पहले से एब्जॉर्ब होता है स्ट्रोमा में, वो हमारा 18 ATP 12 NADPH और 6 RUBP के साथ कंबाइन करके हमारा खाना देता है, जो कि होता है हमारा C6H12O6 बेसिकली हमारा ग्लूकोज। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा 18 ATP था वो टूट कर 18 ADP और 18 फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी सब यूज होती है खाने को बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 12 NADPH था वो NADP में रह गया, और बाकी जो 12H था वो हमारा खाने में आ गया, ग्लूकोज में आ गया, और जो 6 RUBP था वो जैसे का वैसा ही रह गया। ठीक है, वो बस एक कैटलिस्ट के रूप में काम किया। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक।